बिजनेस में कैसे लाएं नयापन, कम लागत में शुरू होने वाले फिटनेस इंडस्ट्री के टॉप 5 बिजनेस आइडियाज और पद्मजा रूपारेल से खास बातचीत, ये सब हम लेकर आ रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आपको अंदाजा लग गया है कि आज हम आवाज एंटरप्रेन्योर पर फोकस कर रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री पर। भारत की फिटनेस इंडस्ट्री वैसे काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड ही है, लेकिन धीरे धीरे करके जिम बिजनेस भी ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ कदम उठा रहा है। जिम बिजनेस में ग्लोबल प्लेयर्स की एंट्री, होम ग्रोन स्टार्टअप्स का बढ़ता जोर और ऑनलाइन मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल्स के ट्रेंड के बीच अपना नया जिम बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा, यही जानते हैं पुणे के मल्टीफ्लेक्स जिम की बिजनेस जर्नी के जरिए। हमारे देश में फिटनेस वेव के चलते तरह तरह के फिटनेस सेंटर्स और जिम्स देश के अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं, जो लोगों से कुछ हटकर कुछ बेहतर टाइप के वर्कआउट्स करवा रहे हैं। मसलन मैं एक फिटनेस चेन में ही खड़ी हूं और यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी हैवी इक्विपमेंट या गैजेट नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ ट्रेडमिल भी नहीं है। मल्टीफिट ये 2 साल पहले पुणे में इस चेन की शुरुआत हुई और आज ये देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। तो आज हम जानेंगे मल्टीफिट की कहानी। ये है सैली जोन्स और समीर कपूर, 2 प्रोफेशनल और दोस्त जिनकी रुचि थी फिटनेस। Okay, so we're going to start with 20 straight. Go fast. 2, 3. सैली यूके से है और उन्होंने भारत आकर ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ लोग फिटनेस को लेकर जागरूक है, लेकिन उनके पास मशीनों वाले जिम के अलावा कोई खास ऑप्शंस नहीं है। तो इन्हें लगा कि यहाँ एक ऐसा सेंटर बनाया जा सकता है जहाँ एक्सरसाइज एथलेटिक और फौजी ट्रेनिंग अंदाज में हो, बिना मशीनों के। समीर, जो एक HR प्रोफेशनल है, उन्हें इस आइडिया में दम लगा और दोनों ने शुरुआत की मल्टीफिट की। पहले तो लोग जिम में आते थे, पहले दिन दिखते थे अरे इस जिम में ट्रेडमिल नहीं है, तो वो इतना मुश्किल था इनिशियली कि भाई ट्रेडमिल नहीं है कैसे देखेंगे। और अब ऐसा हो गया है कि हमारे जिम में हमने 18 महीने में 13 जिम्स खोल लिए हैं, हमारे 3 और लाइंड अप हैं एंड ऑल जिम्स आर डूइंग वेरी वेल। तो हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हो गए। हमने स्टार्ट किया पहले 6-7 महीने तो हमारे पास सिर्फ 300 मेंबर आए, आज मेरे पास 11,000 मेंबर हैं पूना में। और मेरे पास अपना जिम जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, वहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 मेंबर हैं। When people realize that it's something that you can come to the gym to enjoy to do, then it's much better to get up in the morning and come and work out. So it's definitely a hit. फिटनेस बिजनेस में शुरुआत अक्सर खुद की सेविंग से ही करनी पड़ती है, तो समीर ने 1.5 करोड़ रुपए लगाए और पुणे में अपना पहला जिम खोला। पुणे में शुरुआत करने के बाद अब मल्टीफिट जयपुर, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों में भी अपने सेंटर्स खोल चुका है। और क्योंकि इस तरह के सेंटर को बनाने के लिए इक्विपमेंट पर खर्चा कम होता है, तो इन्हें स्केल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। इनका बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पर बेस्ड है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो उनके फ्रेंचाइजीज है वो इन्हीं के फिटनेस सेंटर के मेंबर थे, जो ओवरऑल फिटनेस एक्सपीरियंस से इम्प्रेस और इंस्पायर होकर फिर फ्रेंचाइजी बने। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ एक बड़ी समस्या ये है कंसिस्टेंसी। अभी ये जो ओवरऑल जिम का या फिर फिटनेस का एक्सपीरियंस है, हर ब्रांच में किस तरह से कंसिस्टेंटली ट्रांसलेट करे, ये एक बड़ा इशू होता है। अपने सेंटर का नाम, फिटनेस वैल्यूज और बिजनेस आइडिया को मजबूत रखने के लिए समीर हर नए सेंटर में इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग से लेकर फिटनेस सेंटर से जुड़े सभी छोटे बड़े डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं। फ्रेंचाइजी मेरे पास आके ये नहीं बोल सकता मैं अपना इक्विपमेंट लूंगा, मैं अपने इंटीरियर्स करूंगा, मैं अपने ट्रेनर हायर करूंगा, नहीं। तो पहली चीज तो जिम मैं बनाता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, गुड़गांव हो, जयपुर हो या बॉम्बे हो, जिम मैं बनाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे ट्रेनर मैं हायर करूंगा और सारे ट्रेनर मैं ट्रेन करूंगा। फ्रेंचाइजी का उसमें कोई रोल नहीं, और फ्रेंचाइजी चाहे भी तो ट्रेनर हायर नहीं कर सकता। तो विच इज वेयर कंसिस्टेंसी इज मैनेज, एवरीथिंग इज रन। सो जो आपका सॉफ्टवेयर है सिस्टम में, वो मेरा है पूरा, और हार्डवेयर मैं बनाता हूं और फिर मैं ट्रांसफर करता हूं।
बतौर एक HR समीर जानते हैं कि लोगों को चुनना और उन्हें सही तरह की ट्रेनिंग देना सबसे बड़ा चैलेंज है और यही उनका HR एक्सपीरियंस काम आता है। फिलहाल मल्टीफिट का फोकस है बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों और Tier 2, Tier 3 सिटीज में एक्सपैंड करना, क्योंकि छोटे शहरों में फिटनेस को लेकर दिलचस्पी बहुत है पर बड़े प्लेयर्स की कमी है। सो लॉट ऑफ Tier 2 सिटीज जहाँ बहुत पोटेंशियल है और जहाँ लोगों को ऑप्शन नहीं है वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और ये मेरे को लर्निंग आई एक्चुअली जयपुर से। फॉर मी जयपुर वॉज एन आई ओपनर। मैंने जयपुर कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा करेगा। वेरी फ्रैंकली मेरे को लगा था जयपुर विल डू पूना का आधा करेगा। आज जयपुर उतना अच्छा करता है जितना पूना का टॉप सेंटर करता है। मार्केटिंग के लिए मल्टीफिट को कुछ खास नहीं करना पड़ा, बस लोगों के रिकमेंडेशन से इनका सेंटर पॉपुलर हुआ और अब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए। मल्टीफिट की USP है कि यहाँ वर्कआउट बोरिंग नहीं होता। मल्टीफिट इस फिटनेस चेन का मोटो काफी इंटरेस्टिंग है। डोंट वर्कआउट बिकॉज यू हैव टू, क्योंकि बाकी लोग फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिट रहना ही रहना है, बट वर्कआउट बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग और आपको ये करना पसंद है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप जगत का सबसे पॉपुलर और आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। फिटनेस इंडस्ट्री में जिम कारोबार कई सालों से अपनी पकड़ बना चुका है, लेकिन आजकल फिटनेस के लिए कई और विकल्प का ट्रेंड भी शुरू हो रहा है। अगर फिटनेस आपका भी पैशन है जिसे आप कारोबार में ढालने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं टॉप 5 बिजनेस आइडियाज जो आप छोटे पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। लंबी तंदुरुस्त जिंदगी चाहते हो या हेक्टिक वर्क शेड्यूल में डी स्ट्रेस होना हो, एक्सरसाइज एक लौती दवाई है जो आपको रोज लेनी होगी, फिर भले ही आपको ये कड़वी क्यों न लगे। वर्कआउट करने में आनाकानी करने वाले ग्राहकों को फिटनेस की ओर खींचने में कामयाब हुआ फिटनेस फॉर्म है डांस। इसमें जुम्बा, सालसा, एरोबिक्स जैसे वेस्टर्न डांस फॉर्म्स के अलावा मसाला भांगड़ा, बॉलीवुड स्टाइल जैसे देसी तड़के को भी काफी पसंद किया जाता है। डांस फिटनेस बिजनेस शुरू करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें उतरने से पहले इन डांस फॉर्म्स की समझ होना काफी जरूरी है। इंस्ट्रक्टर होने के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग लें। इस कारोबार में सबसे बड़ा निवेश जगह पर करना होगा, जो रेंटेड डांस स्टूडियो से शुरू किया जा सकता है। साठ की उम्र पार कर चुकी रेखा की खूबसूरती का राज छुपा है योगा में। हजारों सालों पुराना एक्सरसाइज का ये तरीका न सिर्फ तंदुरुस्त रखता है, बल्कि कई बीमारियों को जड़ से मिटाने की ताकत भी योगा में है। योगा सेंटर शुरू करने के लिए किसी योगा इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रक्टर बनने की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ग्राहकों को योगा में वेरिएशन देने के लिए पावर योगा, अयंगर योगा, कुंडलिनी योगा जैसे सभी फॉर्म सीखने आवश्यक है। फंड्स की कमी के चलते डोर टू डोर योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर या फिटनेस सेंटर में पर्सनल इंस्ट्रक्टर की तरह शुरुआत की जा सकती है। अपना योगा ब्रांड बनाने के लिए योगा सेंटर शुरू करना होगा। दौड़ने के पैशन को अगले लेवल पर ले जाने का जरिया बन सकता है रनिंग या वॉकिंग क्लब। अपने फिटनेस पैशन से पैसे कमाने का शायद ये सबसे आसान तरीका होगा। रनर के लिए कोई खास ट्रेनिंग या सर्टिफाइड कोर्स नहीं, बल्कि अपना अनुभव काम आएगा। रनिंग एंड वॉकिंग क्लब में दौड़ने या चलने के अलग अलग तरीके पर ध्यान देना होगा। फिटनेस के अलावा अपने ग्राहकों को रनिंग इवेंट्स जैसे मैराथन्स के लिए तैयार किया जा सकता है। खैर, भारत में फिलहाल रनिंग क्लब्स का इतना चलन नहीं है, लेकिन ये शुरू करने के लिए सबसे आसान बिजनेस है। लाइफस्टाइल डिसीजेस से परेशान ग्राहक अक्सर प्रोफेशनल्स की मदद से फिटनेस पे ध्यान देना पसंद करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ये वो प्रोफेशंस हैं जिन्हें फिटनेस के लिए पसंद किया जाता है। खुद का न्यूट्रिशनिस्ट सेंटर शुरू करने के लिए बैचलर्स डिग्री लेना, कॉम्पिटेंसी एग्जाम,
डाइटिक इंटर्नशिप इन प्रोसेस से गुजरना होगा। न्यूट्रिशनिस्ट सेंटर के लिए स्टेट लाइसेंस लेना भी जरूरी है। फिटनेस के लिए पर्सनल ट्रेनर्स की मांग भी काफी ज्यादा है। किसी जिम के साथ जुड़कर या फ्रीलांसर की तरह पर्सनल ट्रेनर बना जा सकता है। भारत का फिटनेस रिटेल मार्केट 16 से 18% की तेजी से बढ़ रहा है और 2017 के अंत तक करीब 7,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ती डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम के साथ लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और साथ ही इस सेगमेंट में बिजनेस के मौके भी उभर रहे हैं। इसी मोड़ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी खास मेहमान इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप जगत का सबसे पॉपुलर और आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। इंडियन एंजल नेटवर्क ने अपना मेडन फंड 450 करोड़ का लॉन्च कर दिया है। किस तरह के स्टार्टअप्स में यह फंड पैसा लगाएगा, एलोकेशन क्या होगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंडियन एंजल नेटवर्क की प्रेसिडेंट पद्मजा रूपारेल। पद्मजा, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योर्स को फंड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने मेडन फंड जो करीब 450 करोड़ का है, तो मुझे पहले बताइए क्या सोच थी इस पर्टिकुलर फंड को रेज करने की और एंटरप्रेन्योर्स को फिर सपोर्ट करने की? अब एंजल इन्वेस्टिंग आप लोग ने बहुत ही उसको हाइप करके ये एक एस्टैब्लिश्ड एसेट क्लास हो गया है HNIs और फैमिली ऑफिसेस के पोर्टफोलियो में, और अब कंपनीज को 2-3 करोड़ रेज करना थोड़ा आसान हो गया है। पर अब जब ये 3 करोड़ रेज कर लेते हैं तब उनको 3 मिलियन चाहिए, 15 से 20 करोड़ चाहिए, तो वो अब बहुत बड़ा गैप हमें दिख रहा है। अच्छी कंपनीज जो ग्रो कर रही है, जो एग्जीक्यूट कर रही है, वो पैसे के वजह से, और वो पैसा हैज टू कम इन क्विकली, वो एक बड़ा गैप दिख रहा है। तो ये जो फंड है वो फंड इस गैप को फिल करने के लिए हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट राउंड है 12-15 करोड़ जो कंपनीज को चाहिए होता है वो जल्दी से मिल सके। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ पद्मजा, ये प्राइमरीली सीरीज ए के पहले वाले राउंड होंगे जहां पर लोग आजकल काफी मुश्किल में है पैसे रेज करने की। जी एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हो। और जो इस लेवल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अभी भी मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, उनको अभी भी मार्केट एक्सेस ताकि वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा सके, वो जरूरत पड़ती है। तो जो आयन प्लेटफॉर्म का मंत्र है मनी, मेंटरिंग एंड मार्केट एक्सेस, वो फंड भी हेल्प करेगा उसी आयन नेटवर्क और प्लेटफॉर्म को, ताकि एंटरप्रेन्योर्स पैसे उनको 12-15 करोड़ जो चाहिए वो मिल सके और उनको ये मेंटरिंग और मार्केट एक्सेस भी मिल सके। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि किस तरह के लोगों ने इनफैक्ट लार्जली पार्टिसिपेट किया है इस फंड में, और आप मेरे ख्याल में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से भी पैसा रेज करेंगे, तो क्या ये शुरुआत सिर्फ 450 करोड़ की है और फिर आगे जाकर ये फंड अपना स्केल बढ़ाएगा या अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? हाँ जी, तो इसमें 2-3 चीज है। एक है कि हमने अभी फिलहाल 175 करोड़ रेज किया है, विच इज अबाउट 50% ऑफ द फंड। ये सारा जो पैसा है ज्यादातर हमने डोमेस्टिक मनी इंडिया के अंदर से ही रेज किया है। इंस्टीट्यूशंस लाइक येस बैंक, सिडबी, IIFL, उनसे रेज किया है, और कुछ हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी हैं इस रेज में। अब नेक्स्ट फेज जो हमारा 400 करोड़ 450 करोड़ तक हम जो ले जाएंगे फंड को, वो हम ग्लोबल मनी भी रेज करेंगे।
मैं एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगी अब कि उनको क्या फायदा होगा इस फंड से, क्योंकि आपने कहा ये प्राइमरीली एक प्री सीरीज ए वाले गैप को फिल करेगा और मेंटरिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस तरह के मार्केट में क्या आपको लग रहा है ऐसे एवेन्यूज ढूंढना बेहतर है एज अगेंस्ट गोइंग टू अ वीसी और अर्ली स्टेज वीसीज जो शायद आपकी कंपनी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं? क्या ये एक सेफर मॉड्यूल रहेगा एंटरप्रेन्योर्स को करंट सिचुएशन में फंड रेज के लिए? हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि हम एंजल लेवल पे जहां कंपनीज 6 करोड़ रेज कर रही है वो आईएन एंजल प्लेटफॉर्म से रेज करेगी, उसमें फंड जाके 20% इन्वेस्ट करेगा। ओके। अब जिस कंपनीज परफॉर्म करती है एंड दे ग्रो क्विकली तो उनको फंड से पैसा मिलने की सारी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है। और बिकॉज हमें पूरा इंफॉर्मेशन और डिलीजेंस ऑनगोइंग है तो हम बहुत जल्दी पैसा ला सकते हैं। दैट इज वन डिफरेंशिएटर। सेकेंड इज हम को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दूसरे वीसीज को इनवाइट करेंगे कि देखिए ये एक अच्छी कंपनी है, आप भी इसको देखिए, इन्वेस्ट हमारे साथ करिए। तो वीसीज को हाई क्वालिटी डील फ्लो इंडोर्स्ड बाय आईएन मिल सकता है। ओके। तो वो भी हमारे साथ पार्टनर करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक तो वो जल्दी पैसे, उनको डिलीजेंस खत्म हो जाएगा और इट विल ब्रिंग इन मनी क्विकली, बट उनको 2 इन्वेस्टर्स मिलेंगे। तो इफ दे परफॉर्म तो उनका रनवे और भी बढ़ जाता है। ओके। और उसकी जरूरत भी है, स्पेशली ऐसे माहौल में जहां पर कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फंडिंग में काफी स्लो डाउन देखने को मिला, स्पेशली भारतीय एंटरप्रेन्योर्स सफर भी कर रहे हैं उस लिहाज से। नॉर्मली इंडियन एंजल नेटवर्क मुझे पता है सेक्टर एग्नोस्टिक है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में पैसे लगाने को तैयार होते हैं प्रोवाइडेड एंटरप्रेन्योर में वो पैशन दिखे और बिजनेस में उतने स्केल करने का माहौल भी दिखे। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड को लेकर क्या आपके प्लान्स रहेंगे? आप क्या वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो आईएन सालों से अपनाता आया है? जी, हम सेक्टर एग्नोस्टिक ही रहेंगे, बट हम फंड में सेक्टोरल लीडर्स को इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट करें, ताकि वी हैव अ वेरी रिस्क मिटिगेटेड पोर्टफोलियो विच इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स सम वेरी आइकॉनिक कंपनीज from our country, from India, which can really address the Indian market, the gaps in the needs of this customer base domestically, but create a very global company. आपने आइकॉनिक ब्रांड्स क्रिएट करने की बात कही है पद्मजा, पिछले कुछ सालों में कुछ ब्रांड्स क्रिएट हुए हैं लेकिन आजकल वो काफी दिक्कत में है और यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं स्नैपडील का, जो कुछ चल रहा है। ऑफ कोर्स M&A इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर द इंडस्ट्री, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है अपकमिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या सीख लेनी चाहिए? नहीं, 2 चीज है यहाँ पे। एक तो कंसोलिडेशन हर सेक्टर में होता है और सालों से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही सेक्टर में हो रहा है और दोज दैट हैव स्टार्टेड एज स्टार्टअप्स। तो ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवोल्यूशन, नंबर 1। दूसरा जो हम आईएन पे हमेशा देखते आ रहे हैं कि वी इन्वेस्ट इन कंपनीज जिसका फोकस टॉप लाइन रेवेन्यू और बॉटम लाइन पे है। That is the old-fashioned but the best way of doing and building businesses. So we continue with that. It is not changing. And if you वो fundamentals पे यदि हम अभी भी ध्यान दें और उसको हम ना छोड़े, तो I think good businesses will be built, have been built in the past, will be built. And I think we'll see some excellent companies coming out of this country. मेरा आखिरी सवाल पद्मजा आपसे फिर फंड पर ही रहेगा। आने वाले कुछ सालों में आपने क्या एनविजन किया है, कितना बड़ा साइज हो सकता है? Will we see this in thousands of crores आगे? हमारे आईएन प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर हमने 125 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो 4 साल में हम 500 करोड़ इन्वेस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह हमारी ट्रैक्शन और परफॉर्मेंस हुआ है। The fund is bringing in another 450 crore, which is almost between the IN और fund आप 1000 करोड़ तो ऐसे ही देख रहे हैं over 4 years. इस पे हम को इन्वेस्टर्स ला रहे हैं तो उन लोग करीब 300-400 करोड़ और इन्वेस्ट करने की उम्मीद है।
तो हम 4 साल में तो ये 1500 करोड़ देख ही रहे हैं, और सून हम नेक्स्ट फंड लाएंगे जो सिमिलर 150-2,000 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे। तो 8 साल में हमें 3 से 4,000 करोड़ तो दिख ही रहा है। और इन अर्ली स्टेज, इन सीड स्टेज, इन द स्टार्टअप फेज, this kind of 3-4,000 crores is a very big paradigm shift that we think will bring onto the Indian ecosystem. तो उम्मीद हमारी तरफ से भी यही है कि इंडियन एंजल नेटवर्क का यह सपना पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस फंड रेज एंड द बिग प्लान्स दैट यू हैव। Thank you so much. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। हाँ, आप हमसे संपर्क में जरूर रहिएगा। आवाज एंटरप्रेन्योर का फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।